हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत का भूगोल में भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं उससे वो पढ़ रहे हैं। उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, प्लस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो मिट्टी के प्रकार में जो आज का पॉइंट है वो 5वां पॉइंट है, और ये पॉइंट है अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। क्या है? अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। इससे रिलेटेड फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। फ्रेंड्स, हमारा चैनल नया है और बिल्कुल छोटा है, तो प्लीज़ चैनल को ग्रो करने में, चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें प्लीज़ फ्रेंड्स। और हमें आपसे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को शेयर करेंगे, वीडियो भी शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, जो भी वीडियो में आपको अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट करिएगा, और किसी चीज़ की वीडियो में कमी है, उसमें सुधार करना है, तो प्लीज़ उसके लिए आप खुलकर कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पॉइंट को पढ़ते हैं। पॉइंट क्या कह रहा है? अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। मिट्टी का पीएच मान कम होना अम्लीयता कहलाता है। जब मिट्टी में पीएच मान कम रहेगा तो उसको अम्लीय मिट्टी बोलेंगे, तथा पीएच मान ज़्यादा हो जाएगा तो उसको क्षारीय मृदा बोलेंगे। सिंपल सा। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 होता है, 6 से कम होगा मिट्टी का पीएच मान तो वो अम्लीय हो जाएगा, और 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो मिट्टी कैसी मिट्टी हो जाएगी? क्षारीय मिट्टी हो जाएगी। अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी सामान्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अधिक अम्लीय हो जाए मिट्टी या अधिक क्षारीय हो जाएगी तो उसमें क्या होता है? फसल के लिए वो उपयुक्त नहीं है, फसल के लिए वो लाभदायक नहीं है, उसे फसल क्या होगा? नहीं होगी। अगला क्या रहा है? सामान्य फसलें उगाने वाली मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 6 से 7 के मध्य होता है। 6 से 7 के मध्य क्या होता है? फसल उगाने वाली मिट्टी का पीएच मान होता है। तेजाबी एसिडिक मृदाएं अवसादी प्रकृति की होती हैं। प्रकृति की होती हैं, प्रकृति की क्या है? प्रकृति की देन है। ये मिट्टियाँ लैटराइट, लौहयम लाल, अन्य लाल मृदा समूह की मृदाएं होती है। जो लैटराइट मिट्टी होती है, लैटराइट मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है या अन्य लाल मृदा होती है, इसमें क्या होता है? तेजाबी तेजाबी मृदाएं अवसादी प्रकृति की होती हैं। तेजाबी मृदाएं अवसादी प्रकृति की होती हैं। इसमें कौन कौन सी मिट्टी का समूह होता है? लैटराइट और क्या है? लौहमय लाल, अन्य लाल मृदा की समूह होते हैं इनमें। इनका विकास मुख्यतः भू आकृति, अम्लीय मूल सामग्री और नमी युक्त जलवायु के प्रभाव से हो जाता है। भू की आकृति दिन पे दिन बदलती रहती है, अम्लीय मूल सामग्री बदलती रहती है। इस मिट्टियों में कभी जो है कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, अम्लीय कभी क्षारीय ज़्यादा हो जाता है। तो जब दोनों ज़्यादा हो जाता है तो ये तेजाबी रूप धारण कर लेती हैं। और नमी युक्त जलवायु, कभी नमी भी हो जाता है, तो ऐसे इनका क्या होता है? भू आकृति बदलती रहती है। इसके प्रभाव से ये तेजाबी मृदाएं हो जाती हैं। ताप एवं नमी युक्त जलवायु और अत्यधिक वर्षा की स्थिति में मृदाओं की मूल सामग्री में तीव्र अपक्षय होता है। कहने का मतलब, जब ताप ज़्यादा होगा, या तो ताप ज़्यादा होगा या तो नमी ज़्यादा रहेगी। ताप ज़्यादा होगा तब भी चेंजेस आएगा, और नमी ज़्यादा रहेगी तब भी ज़्यादा चेंजेस आएगा। ज़्यादा वर्षा होती रहेगी तब भी मृदा में चेंजेस आएगा। तो क्या होता है? इनकी मूल सामग्री में तीव्रता से अपक्षय होने लगता है। जैसे ताप ज़्यादा है, पानी नहीं है, तब भी अपक्षय होगा, मतलब मिट्टी सूखी पड़ जाएगी। नमी युक्त रहेगा तब भी दलदली मिट्टी बन जाएगी। अधिक वर्षा होगा तो मिट्टियाँ कटकर बहकर दूर तक चली जाएंगी। ये सब क्या है? इसको अपक्षय बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। और क्षारों की लीचिंग काफ़ी बढ़ जाती है। क्षार का क्या होता है? लीचिंग उसकी बढ़ जाती है। उच्च तापमान के साथ भारी वर्षा और अत्यधिक, जैसे बहुत तापमान ज़्यादा है और जहाँ तापमान ज़्यादा हुआ, भारी वर्षा हो गई, तो इसके अत्यधिक से क्या होगा? लीचिंग से अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। अत्यधिक लीचिंग हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगा? अम्लीय मृदा वो बन जाएगी, अम्लीय मृदा बन जाएगी। अगला है तेजाबी या एसिडिक मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः चूने का प्रयोग किया जाता है। जिस भी जमीन पर आपकी खेती में
तेजाबी मिट्टी हो गई है, अम्लीय मिट्टी हो गई है, क्षारीय मिट्टी हो गई है, तो उसको कम करना है। आपको कम करने के बाद ही उसमें आप खेती कर पाएंगे, फसल को उगा पाएंगे। तो उसके लिए आपको ज़मीन में चूने का छिड़काव करना पड़ेगा। भारत में क्षारीय मृदा शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों एवं दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। क्षारीय मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? जो जहाँ पर शुष्क मृदा है, शुष्क जगह पर पाई जाएंगी, और आधे जहाँ बिल्कुल भी सूखा है, और जहाँ पर आधे टाइम पर सूखा रहता है, आधे टाइम पर पानी उनी मिलता रहता है। और दलदली क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है? क्षारीय मृदा पाई जाती है। यहाँ पर क्या है? क्षारीय मृदा पाई जाती है। इस मिट्टी की उत्पत्ति शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में जल तल के ऊंचा होने एवं जल प्रवाह के दोषापूर्ण होने के कारण होती है। कहने का मतलब, इस मिट्टी की उत्पत्ति शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में क्या होता है? जल तल के ऊंचा होने से कभी कभी क्या बाढ़ आ गई, तो बाढ़ अपने साथ बहुत सारी चीज़ें बहा कर ले आएगी पानी। और कभी कभी क्या है? शुष्क ही पड़ गया। तो जल प्रवाह के दोषापूर्ण होने, जल का जो प्रवाह है ये बराबर नहीं है, टाइम टू टाइम नहीं है, इसमें क्या है? दोषपूर्ण है, ये ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में कोशिका कर्षण की क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण मृदा की ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। यह मिट्टी मुख्यतः दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा, पश्चिम राजस्थान आदि क्षेत्र में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, जो जो राज्य आपको बताया गया, आपको पता होगा कि यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होता है। तो जब भी बारिश होती है तो अपने साथ जो पानी बहा कर ले आता है अपने साथ, उसमें क्या होता है? सोडियम भी रहता है, कैल्शियम भी रहता है, मैग्नीशियम भी रहता है। तो इनके लवण क्या है? मिट्टी के ऊपरी सतह पर उनको छोड़कर चली जाती है। तो वो मिट्टी कैसी हो जाएगी? फिर वो मिट्टी क्षारीय मिट्टी हो जाएगी। इसी को क्षारीय मिट्टी भी फिर से कहा जाने लगेगा। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। देखो, क्षारीयता को कम करना है तो जिप्सम बोले तो कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही चूने की लीचिंग के लिए कम से कम एक फीट जल की आवश्यकता रहती है। चूने की लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की आवश्यकता रहती है। जैसे आप चूना डालते हैं तो चूना डालने से पहले कम से कम आपकी ज़मीन में 1 फीट जल होना चाहिए। मिट्टियों में जब सोडियम एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है तो लवणीय मृदा कहलाती है। तो अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि क्या सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण मृदा की ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसको कहा जाता है क्षारीय मृदा। और जब मिट्टी में सोडियम और मैग्नीशियम अधिक हो जाता है तो लवणीय मृदा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके ये पॉइंट है कि क्षारीय मृदा और अम्लीय मृदा। तो अम्लीय मृदा में जो सामान्य पानी का पीएच मान है, मिट्टी का पीएच मान है, अगर 6 या 7 होता है तो 6 से कम हो जाएगा तो मिट्टी अम्लीय हो जाएगी, 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो मिट्टी क्षारीय हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? लवणीय मृदा का निर्माण हो जाता है, बोले तो अम्लीय मृदा का निर्माण हो जाता है जब मिट्टी में सोडियम और मैग्नीशियम की अधिकता हो जाती है। तो और क्षारीय मृदा कहाँ होती है? शुष्क और अर्धशुष्क भाग में। ये क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा और पश्चिम राजस्थान। इसमें सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिकता हो जाती है तो क्षारीय मृदा बन जाती है। तो क्या हो जाती है? क्षारीय मृदा बन जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन होता है कंप्लीट। तो चलिए और कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, पॉइंट है, कुछ पॉइंट को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक लवणीय प्रभावी मृदा क्षेत्र गुजरात में है। लवणीय मृदा वाला क्षेत्र गुजरात है। और लवणीय प्रभावी मृदा को लवणीय, क्षारीय एवं तटीय लवणीय में विभाजित किया जाता है। किसमें? एक तो क्षारीय में और दूसरा तटीय में। तट के किनारे मिलेगी लवणीय मिट्टी और एक क्षारीय मिट्टी में मिलेगी। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? क्षारीय मृदा बोले तो
मिट्टी का जो पीएच मान है उससे ज़्यादा पीएच मान हो जाने पर मिट्टी क्या कहलाती है? क्षारीय। तो इसका मतलब जो उत्तर प्रदेश की ज़मीन है इसके जो सामान्यतः मिट्टी का पीएच मान है उससे ज़्यादा पीएच मान हो गया है। जबकि सर्वाधिक लवणीय मृदा कहाँ मिलती है? गुजरात में। मतलब सामान्य से कम पीएच मान है मिट्टी का, बोले तो 6 से कम है। मृदा का लवणीभवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। मतलब वो जो लवणीय का मतलब होता है नमक, वो मिट्टी वो चीज़ जो खट्टा लगे उसको लवणीय या क्षारीय अम्लीय कहा जाता है। तो मिट्टी में एकत्रित हुआ है बहुत सारा चीज़, जल के द्वारा बहा कर लाया गया है या आपने सिंचाई किया है तो पानी बहकर चला गया और पीछे जो छूट गया है वो जल वाष्पीकृत होने से पीछे जो छूट गया है वो क्या है? नमक है, जो ऊपर सफ़ेद सफ़ेद का दिख रहा है। तो इससे क्या हो गया? मिट्टी क्या हो गई? लवणीय हो गई। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन होने के कारण मृदाएं अपार्य गम्य बन जाती हैं। वो किसी भी गमन नहीं कर पाती, अपारगम्य हो जाती हैं, वहीं पर स्थित रहती हैं लवणीय मृदा बन जाने के कारण। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व कर लेंगे तो जो फैक्ट छूटे होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। पहला फैक्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कथन निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है। ऊसर मिट्टी मतलब उपजाऊ मिट्टी नहीं है, उसके संबंध में बताना है। क्या कहा जा रहा है? ऊसर मिट्टी को कुछ चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। तो चूने का प्रयोग करके इसको नहीं सुधारा जा सकता है। इसको सुधारा कैसे जा सकता है फ्रेंड्स? इसको सुधारा जा सकता है चूने से नहीं बल्कि जिप्सम से सुधारा जा सकता है। जिप्सम को ही कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। तो पहला वाला गलत है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक है। हाँ, ये सही है। जब पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है तो उसे क्षारीय मिट्टी कहते हैं। वही क्या है? ऊसर मिट्टी है। वही क्या है? ऊसर मिट्टी है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। तो इस मिट्टी में धान की फसल को उगाया जा सकता है। तो धान की फसल को क्षारीय मिट्टी में उगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा। तो राइट आंसर 2 और 3 बी आंसर राइट है। अब देखिए व्याख्या में क्या कहा जा रहा है कि ऊसर मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में जीवांश, नाइट्रोजन और जिंक की भारी कमी रहती है। इसके उपचार के लिए पायराइड्स, जिप्सम और ढैंचा हरी खाद का उपयोग किया जाता है। ढैंचा क्या? एक तरह की खेती है। उस खेती को करने के बाद उसमें धान की खेती की जाएगी तो धान अच्छा होगा। इस प्रकार की भूमि पर ऊसर सहनशील धान की प्रजाति जैसे नरेंद्र, शंकर, ऊसर धान फर्स्ट, मतलब सभी प्रकार के धान नहीं, देखो प्रजाति दिया गया। कौन सी प्रजाति? नरेंद्र, शंकर, ऊसर धान फर्स्ट, दूसरी है ऊसर धान सेकेंड। ये सब प्रजाति क्या है? धान की, इसमें उगाया जा सकता है। चूने का प्रयोग ऊसर मिट्टी के उपचार की जगह अम्लीय मिट्टी के उपचार में होता है। अम्लीय मिट्टी जब मिट्टी का पीएच मान है सामान्य से कम होता है तो उसे अम्लीय मिट्टी कहते हैं। तो अम्लीय मिट्टी को जो है साधारणता या सामान्यता वाली मिट्टी के पीएच मान तक ले जाना है तो उसके लिए हमको चूना का छिड़काव करना पड़ेगा। और जब पीएच मान 7 से ज़्यादा हो गया तो वो क्षारीय मिट्टी हो गई। अब क्षारीय मिट्टी को 6 से 7 पीएच मान के बीच में ले आना है तो उस मिट्टी को साधारण मिट्टी में बनाने के लिए आपको जिप्सम या क्या बोलते हैं उसका दूसरा नाम जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट इसका छिड़काव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? तो 6 से 7 हम लोगों ने पढ़कर आया। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? लाइम बोले तो चूना का। तेजाबी मिट्टी बोले तो अम्लीय मिट्टी, अम्ल बोले तो खट्टा। जो जितना खट्टा रहेगा वो ज़मीन में पड़ेगा या आपके शरीर में पड़ेगा, आपके शरीर या ज़मीन को काट देगा, चीर देगा।
तो वो क्या होता है, उसी को ही तेजाब कहते हैं। वैसे भी तेजाब पड़ेगा शरीर पर तो क्या करता है, बॉडी को काट देता है, घाव बना देता है। तो तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः चूने या लाइम का प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि मिट्टी के अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय होने पर वह सामान्य फसलों की कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये तेजाबी या अम्लीय एक ही बात होता है, और ये क्या होता है, तब होता है जब मिट्टी का पीएच मान सामान्य से कम हो जाता है, तो इसके लिए हम चूना का छिड़काव करते हैं। और जब पीएच मान 7 से ज़्यादा हो जाता है तो वो मिट्टी क्षारीय मिट्टी हो जाती है, उसके लिए हमको जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट का छिड़काव करना पड़ता है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है, खेतों में जिप्सम डालना। खारापन या क्षारीयता क्या करेगा, खेतों में जिप्सम डालेंगे तो कम हो जाएगा। बार बार हम इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जिप्सम कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही चूने की लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की भी आवश्यकता रहती है। पानी में कम से कम 1 फीट जल होना चाहिए। अगला है, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है। वही क्वेश्चन, जिप्सम। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। तो क्षारीय क्षेत्र हम लोगों ने पढ़ा कि कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा गुजरात में। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है गुजरात में तो पाया जाता है अम्लीय, गुजरात में अम्लीय पाया जाता है। तो यहाँ पूछा गया है क्षारीय क्षेत्र। तो क्षारीय क्षेत्र हम लोगों ने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश की में सबसे ज़्यादा क्षारीय क्षेत्र है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश के अधिकतर ज़मीनें की मिट्टियाँ कैसी हैं, पीएच मान से ज़्यादा है। बोले तो 7 से ज़्यादा है तभी तो क्षारीय होंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। अब लवणीय मृदा या अम्लीय मृदा की बात कर रहा है तो गुजरात। लवणीय बोले तो खट्टा, अम्ल बोले तो खट्टा, तो ये क्या होता है, गुजरात में सबसे ज़्यादा है। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात है ना। अगला क्वेश्चन है, मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकरण होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। क्या राइट है, हम लोगों ने पढ़ा था। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या प्रभाव पड़ता है, सिंचित भूमि पर इसका प्रभाव ये पड़ता है कि ये गमन नहीं कर पाती है, तो यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देती हैं। कुछ मिट्टी ऐसे हैं जिनको ये अपारगम्य बना देती हैं, उनको गमन नहीं होने देती हैं, वो अपने ही आसपास अपने ही मिलावटी में उसको रोक लेती हैं। कौन, जो है लवणीय या अम्लीय मृदा। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर पॉइंट क्या किया गया, मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि लवणीय भवन होने के कारण मृदाएं अपारगम्य बन जाती हैं। सिंचित भूमि जो है वो जो आप सिंचाई करेंगे या फिर जो और भी मिट्टियाँ कहीं से बहकर आएंगी इसमें शामिल हो जाएंगी, तो उसके कारण क्या होता है, ये मृदाएं अपारगम्य नहीं हो पाती हैं, गमन नहीं कर पाती हैं। कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है, तो अम्लीय मिट्टी क्या है, चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। चाय बागानों के लिए गहरी, अम्लीय और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि चाय की खेती, चाय का बागान आपको करना है तो आपको अम्लीय वाले क्षेत्र या अम्लीय मिट्टी में करना पड़ेगा। मतलब कि जो सामान्य मिट्टी का पीएच मान कितना है, 6 से 7 के बीच है, तो पीएच मान 6 से भी कम होना चाहिए, तभी तो अम्लीय मिट्टी बनेगी, तो ऐसे क्षेत्र में क्या होता है, चाय की खेती, चाय की बागान उगाया जाता है। और वो क्या होता है, जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब वो मिट्टी पानी जल धारण ना करे, ज़्यादा देर तक सूख कर ना रखे। जल निकासी की पर्याप्त सुविधा के कारण ही इन बागानों को पर्वतीय ढलानों में पाया जाता है। जहाँ ढलान रहेगा वहाँ जल क्या करेगा, तुरंत सिंचाई किया तुरंत बह जाएगा।
जल धारण नहीं मिट्टी ज़्यादा टाइम तक कर पाएगी, तो ढलान वाले क्षेत्र पे ही हमको करना पड़ेगा। और ढलान हमको कहाँ मिलेगा? पर्वत के क्षेत्र के आसपास मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा अम्लीय एवं क्षारीय मृदा के क्वेश्चन हम पूरा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये वीडियो होता है समाप्त। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन पॉइंट सब समझ में आया होगा। और जहाँ पर फ्रेंड्स कोई भी कमी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।